हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2023 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें एक कंप्लीट सेशन और कंप्लीट तैयारी के लिए। पेट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपी से आने वाली बहुत सारी भर्तियों के लिए। दोस्तों, यूपी से आपको 2024 में बहुत सारे पदों पर भर्ती मिलने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आ चुकी है, लगभग 4000 पद हैं। और इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 2022 की पेट परीक्षा दी है और साथ ही साथ उनका स्कोर अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी कभी ना करें जिससे कि आपका स्कोर कम हो। हालांकि जो पहली क्लास थी, जो क्लास आपकी फर्स्ट थी, उस क्लास में मैंने डिटेल में सारी जानकारी बताई कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं और कितने कितने क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो वो क्लास अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो उस क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में क्लासें मिल जाएगी। वो चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, मॉडल पेपर आपका ये 9 अगस्त का स्पेशल लाइव क्लास है। डेली डेट वाइज आपको क्लास मिलती है, यानी डेली आपको एक फुल मॉडल पेपर मिलता है। और एग्ज़ाम को लेकर के आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो ही आप 90+ अंक ला पाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। अब ये समझ लीजिए कि अभी फॉर्म आया, ऑनलाइन चल रहा है, इसके बाद में 1 से 2 महीने का टाइम लेगा आयोग और उसके बाद में आपकी परीक्षा करा देगा। क्योंकि 2023 की परीक्षा कराना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, फिर OMR सीट चेक होंगी, आंसर की आएंगी, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद में फिर वैकेंसी आएगी, तब कहीं जा कर के आप लोग 2023 से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, तो 10 बजे मॉर्निंग की लाइव क्लास है। सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। भाई सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए, क्लास को शुरू कर लेते हैं। प्लेलिस्ट में इन क्लासों का आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिशियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस वृक्ष, क्या है प्रश्न? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी, अब देखो रानी माया देवी का नाम था महामाया, महामाया भी नाम था। ठीक है, महामाया भी नाम था। तो रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आपके स्क्रीन, इसमें पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खाली जगह पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खाली जगह पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो जिनका आंसर आ रहा है उड़ीसा पर विजय थी, आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे, जो कि कलिंग युद्ध की घटना की बात हो रही है और ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, दोस्तों मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ सिलेबस के आधार पर जैसा आपका पेपर आएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए, तो कोशिश किया करिए इस पूरे पेपर को एंड तक कंप्लीट किया करिए। और जिन प्यारे भाई बहनों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करिए। अगर विश्वास के साथ में आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी किया करें, जिससे कि आपको सभी क्लासें मिल पाए, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए और आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल पाए, और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाए, और भी लोग जुड़ पाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में
गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो तीसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा 390 ईस्वी में। क्या करेंगे? 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर है। चौथे नंबर में कह रहा है कि बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बात हो रही है कि बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1206 से 1526 ईस्वी। अब देखो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक गुलाम वंश भी रहा, खिलजी वंश भी रहा, तुगलक वंश भी रहा, सैयद वंश भी रहा, लोधी वंश भी रहा। ठीक है, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। यहाँ पर 5वें नंबर में आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। भाई पूछ रहा है 5वें नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5वें में ऑप्शन नंबर बी, पाल। दोस्तों ध्यान देना, दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था कौन सा राजवंश? पाल। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्योंकि जो पाल वंश है ये उत्तर भारत का राजवंश था, दक्षिण का नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संधि के परिमाण, सॉरी कुछ गलत बोल दिया क्या? निम्नलिखित में से संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? यहां पर कह रहा है निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? छठे नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर है। पूछ रहा, भारत ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 7वें नंबर पे भारत जो है ये 15 कहते हैं 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ठीक है, समझ गए? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा और महारानी विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया। यह ब्रिटिश साम्राज्य भारत में वर्ष 1947 तक चला। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में, ध्यान देना, महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन की सम्राज्ञी के रूप में सत्ता में आई और 1800 मैंने आपको अभी बताया 1876 ईस्वी में उन्होंने भारत की महारानी का पद संभाला, यानी ये कह सकते हैं कि महारानी घोषित कर दी गई। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा गया, इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया तो 1876 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए? तो आंसर यहाँ पर 1876 ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? डी करोगे। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो 9वें नंबर पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नक्सलबाड़ी विद्रोह।
देखिए नक्सलवाड़ी विद्रोह की जो शुरुआत है ये 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के एक जिला है सिलीगुड़ी में स्थित नक्सलवाड़ी नामक स्थान से हुई थी। समझ गए? ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह यानी नक्सलवाड़ी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो यहाँ पर आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? यहाँ पर ध्यान देंगे 10वें नंबर क्वेश्चन में होम रूल लीग के संस्थापक हैं एनी बेसेंट थी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन की संस्थापक एनी बेसेंट थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। ठीक है, स्वराज की प्राप्ति था। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि नाम ग्रीक भाषा से आया, खाली जगह, नाम ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। इंडिया जो है, इंडिया नाम ग्रीक भाषा से आया और जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे भी कहा जाता है। तो 12वें नंबर प्रश्न में आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक रेंज या फिर ये कह सकते हैं बाह हिमालय। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों पर दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे शिवालिक रेंज भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 13वें नंबर में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। ठीक है, ओके, समझ आया भाई सभी को? वैसे तो देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, और दूसरी राजधानी की, हिमाचल की दूसरी राजधानी तो धर्मशाला। अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है कि जापान की सहायता से निर्मित पायथन यानी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? 14 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है। कछारी मिट्टी। देखिए, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध कछारी मिट्टी से बना हुआ है और नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इसी कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे 16 नंबर में। 16 नंबर में आपसे क्या कह रहा है कि भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है? भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है? 16 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है। देखिए, भारत की जो स्टैंड अप योजना है इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता में बढ़ावा लाना। यानी जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई।
भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई, जिसको आप सभी किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं भारत QR कोड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल संसाधन, नदी विकास, गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? इस फंड का नाम है स्वच्छ गंगा फंड। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 19 नंबर में आपसे कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 19 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। सारे के सारे कतई चहर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सिद्धांत माना गया है। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। विमुद्रीकरण को, वस्तु एवं सेवा कर को, ATM कार्ड को, रक्षा कर्मियों के वेतन को। तो यहाँ पे 20 नंबर में कॉमन सेंस वाला को आंसर हो जाएगा कि वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। ई गवर्नेंस क्या है? दोस्तों, ई गवर्नेंस है क्या? ई गवर्नेंस की अगर बात करेंगे तो ये हो जाती है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ई गवर्नेंस जो है ये हो जाती है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? 22 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा चीन। किस देश को? तो चीन देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट और माओवादियों या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 23 नंबर। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? ध्यान देना, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? ये जो दो शब्द जोड़े गए ये हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जोड़े गए। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 24 नंबर आपके स्क्रीन पर कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुब्बा राव या पिंगली वेंकैया? बताओ। तो 24 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर आपके स्क्रीन पर। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 25 नंबर पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 26 नंबर है। वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है? वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो अनीमोमीटर हो जाएगा। क्या करोगे? अनीमोमीटर कर लोगे। अनीमोमीटर जो कि वायु की गति को मापने का यंत्र है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर है। यदि इसमें पूछा गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ध्यान देना, इन तरंगों को कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 28 नंबर है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में
प्रयुक्त उत्प्रेरक है। सभी लोग भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, सभी प्यारे भाई बहन, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सेशन को ज़रूर आप लोग लाइक कर दिया करें। 28 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा निकेल। ठीक है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 29 नंबर है। इसमें है टेस्टीज, यानी इसको बोलते हैं वृषण द्वारा स्त्रावित नरलिंग हार्मोन है। 29 नंबर पे देखिए, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मतलब वृषण यानी टेस्टीज बोलते हैं इसको। तो टेस्टीज से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टीज से, टी से ध्यान रखो, टेस्टीज से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 30 नंबर है। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। पपीता। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है तो पपीता। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर देखो 41 है, 61 है और ये 31 है, 51 नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वाला है। सिंप्लीफिकेशन करना है और अपना सही आंसर बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर बताइए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप क्या करो, यहाँ पर जितने मिक्स्ड में संख्या आपको दी गई है, इन सभी को ले लो, या तो इन सभी को ऐड कर लो, या ऐड नहीं कर पा रहे हो, सेम है ये सभी, देख रहे हो ना, 999 सब में दी गई, तो ये सेम है ना, 6 टाइम्स है, तो 6 मल्टीप्लाई 999 ये कर लिया, प्लस हो गया ब्रैकेट के अंदर 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 ब्रैकेट क्लोज। सबको नीचे देख रहे हो कि हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 को जोड़ लो। सबको जोड़ोगे और 6 का गुणा इधर 999 से अगर आप करोगे कितना आ जाएगा? 6 का गुणा 999 से कर लो, इसका मल्टीप्लाई करो, बताओ जल्दी से कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5994। ठीक है, और यहाँ पर आपका बन जाएगा 21/7। अब 7 से अगर 21 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5997। तो आंसर यहाँ पर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो भाई आप अगर क्लास डेली ले रहे हो तो पेपर अच्छे से आप समझो, अच्छे से आप क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, पूरा ईमानदारी से पढ़ो। 90+100% गारंटी है आप ले आओगे। केवल अगर ये क्लास ले रहे हो, सफिशिएंट क्लास होती है ये, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे 33 नंबर में। यहाँ पर आपसे कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल जानते हो क्या होता है? वर्गमूल बोलते हैं इसको, इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, अगर वर्ग बोलता तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, यानी इस तरीके से स्क्वायर कर देते, लेकिन वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए तो वर्गमूल निकालेंगे इसका। अब वर्गमूल जब निकालोगे तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब फैक्टर आप कैसे करोगे? देखो, इसको फैक्टर करना पड़ेगा इस प्रकार से। 8 को लिख सकते हैं 5 और 3। ठीक है, इसके बाद में 2 गुणे, अब इसकी बारी आ गई, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3, तो 15 बन जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा कि नहीं बनेगा? इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा देखो, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किसका बन रहा है? √5 प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर ये किया इसलिए है कि ये स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? √5 प्लस √3, ये वैल्यू मिलेगी। यानी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया? सी सही हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, समस्या किसी को नहीं है? समझ आ गया ना? कमेंट ज़रूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। ये क्वेश्चन तो बहुत हलवा है, हलवा वाला क्वेश्चन आ गया। क्या बात है भाई,
हलवा वाला क्वेश्चन आ गया, करो देखें कौन कौन चुटकियों में आंसर देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर 2 की जगह 2 ना करके यहाँ पे 6 कर दिया। क्या कर दिया? 6। पहले समझ लो, हमने यहाँ पे 6 ले लिया। क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है, डैश 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 इनफ्रारेड तक जाएगा। तो इसके फैक्टर कर लो, इसके गुणनखंड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 होता है। अब अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो आंसर 3 होगा, माइनस लगा है तो आंसर 2 होगा। इसी प्रकार से इसके फैक्टर कर लो तो 2 एक कम 2 होता है। प्लस लगा है तो आंसर क्या होगा? प्लस लगा है तो आंसर 2 होगा और माइनस लगा है तो आंसर 1 होगा। हालांकि यहाँ पर क्या लगा है? प्लस, तो आंसर क्या करोगे? 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 35 नंबर में। 35 नंबर में कह रहा है कि किसी स्थान की औसत वार्षिक वर्षा इतने वर्षों के आंकड़ों पर 70 सेंटीमीटर हुई। यानी इन वर्षों का जो आंकड़ा निकाला गया वो इतने सेंटीमीटर हुई, औसत वार्षिक वर्षा, ध्यान देना। और इन 3 वर्षों के लिए आंकड़ा निकाला गया तो औसत 65 हुई। अब आपसे कह रहा है कि 1992 के लिए वास्तविक वर्षा 60 सेंटीमीटर हुई, ठीक है। तो वर्ष 1989 के लिए वर्षा सेंटीमीटर हुई? क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, पहले तो औसत का ये थोड़ा सा केवल कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन में, और है बहुत आसान। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, औसत बराबर फॉर्मूला होता है वर्षा जितने सेंटीमीटर हो रही है तो ऊपर योग रखते हैं। क्या रखते हैं? योग। और नीचे क्या होता है? वर्षों की संख्या होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या, ये 3 वर्ष हैं, इन 3 वर्षों का औसत आंकड़ा 70 है। तो इनका अगर योग निकालेंगे, इनका जो योग निकलेगा तो 70 गुणे कितना निकलेगा? 3, यानी 210 हो गया। ऐसे इन 3 वर्षों का 65 दिया गया तो इनका भी योग निकालो, तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 3 से गुणा करोगे तो 195 यहाँ पर ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान ये देना, इन दोनों समीकरणों को तो लेना है। अब ऊपर वाले में आप ये देख रहे होगे, कि 92 इंक्लूड है इंक्लूड, जिसमें कह रहा है कि 1992 की जो वास्तविक वर्षा है, तो वास्तविक वर्षा दी गई है, तो 210 में से क्या करोगे? 60 को माइनस कर दोगे। ओके, कर दिया। अरे भैया, इन दोनों में ये कॉमन दिया गया है ना, है कॉमन? हाँ, ये कॉमन दिया गया है तो माइनस किया यहाँ पे। तो जब माइनस किया तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 150 मिलेगा। अब इनका जो योग 150 आया हुआ है, किसका? हमने क्या किया? 1992 वाले का माइनस कर दिया, तो हमें केवल इसका योग पता चला, इसका योग ये पता चल गया। अब ये जो तीनों का योग दिया गया है, इसमें क्या है? ये भी शामिल है। तो 150 यहाँ पर जब माइनस करोगे तो आंसर आपको 45 मिल जाएगा, 45, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? 36 नंबर क्वेश्चन में चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे, चांदनी चौक, ठीक है। ये एक स्थान का बोध करा रहा है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे 37 नंबर में। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है? आप देख रहे हो
कीर्ति का अपकीर्ति, आरोह का अवरोह, ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, ये 3 विकल्प सही है, ये वाला सही नहीं है। सुबुद्धि का असुबुद्धि सही नहीं है। सुबुद्धि का कुबुद्धि होता है, क्या होता है, कु लगा दो, कुबुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसमें कह रहा सही सुमिलित कीजिए। चलो भाई सही सुमिलित करो। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए तलवार, तलवार कृपाण से संबंधित हो गया। इसके बाद में टेढ़ा, ये वक्र से संबंधित हो गया, टेढ़ा वक्र से। तारू, तारू नहीं, तारू नहीं, तरु दिया, सॉरी, तरु वृक्ष से संबंधित हो गया, मतलब समानार्थी शब्द। और पटु का प्रवीण। तो इस प्रकार से आपने किया तो आपको क्या मिला, 4। मैं यहाँ लिखता हूँ 4, ठीक है। फिर 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। तरु वृक्ष का पर्यायवाची होता है ना। यहाँ पर आ जाएंगे 39 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, एक से अधिक वाक्य जुड़ करके मिल करके एक मिश्र वाक्य बना देते हैं। तो 39 नंबर पे यहाँ पे पढ़ो, मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर है। 40 नंबर में कह रहा है कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इस वाक्य में कारक, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इस वाक्य में कारक क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो परसर्ग है ये में और पर, जिसका लोप हो रहा है, छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, या वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक करेंगे, ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह का लोप हो रहा है, छुपा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे 41 नंबर में। यहाँ पर क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है, क्योंकि बाई लगा हुआ है ना, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो इसको चेंज करिए एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो दिया गया है रामा एंड वर प्रेजेंट, तो आई करेंगे यहाँ पर या मी करेंगे, या दोनों ही यहाँ पर कर सकते हैं। तो 42 में राइट हो जाएगा रामा एंड मी, रामा एंड मी। हम वर्ब के हिसाब से चलेंगे ना, रामा एंड मी, वर्ब प्रेजेंट, ठीक है। नहीं सॉरी, मी क्यों करेंगे, आई करेंगे, रामा एंड आई, वर्ब प्रेजेंट। चलो अगले क्वेश्चन में हो 43 नंबर में, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस। Which part of speech is the word ingenious? Ingenious. दोस्तों यहाँ पर आपसे बस यही पूछा गया कि एडवर्ब है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या फिर ये नाउन है। तो नाउन तो है नहीं, ये नाउन है नहीं, ये एडजेक्टिव हो जाएगा।
ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। द फेमिनिन जेंडर ऑफ द बैचलर। बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है। तो यहाँ पर बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा स्पिंस्टर, स्पिंस्टर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 45 नंबर है। कह रहा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव। अब निगेटिव में इसको चेंज करना है और सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है। निगेटिव में जब चेंज करोगे तो इसके अकॉर्डिंग डू या डज का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा? दिस बॉय दिया है, ओनली बॉय, यानी एक ही लड़का है। तो जब एक लड़का होगा तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। डज नॉट प्ले फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए सही है। रीजनिंग में आ जाइए 46 नंबर क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके लिए कोडिंग ये, इसके लिए कोडिंग ये। तो इसके लिए कोडिंग क्या होगी भाई? एस का कोड क्या होता है? 19 होता है, टी का कोड 20 होता है, ए का कोड 1 होता है, आर का कोड 18 होता है। ऐसे एम का कोड 13 होता है, ए का कोड 1 होता है, आर का कोड 18 होता है और एस का कोड 19 होता है। तो पी का कोड कितना होता है? 16 होता है, ए का कोड 1 होता है, आर का कोड क्या होता है? 18, के का कोड होता है 11। तो सभी आपने कर लिया, आंसर मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी मिल गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को? रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। कथन और अवधारणा वाले क्वेश्चन है। कथन में कह रहा है मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है। ओके, मैं एक मैकेनिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अवधारणा में कह रहा है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अब देखो यहाँ पर बात समझ रहा, कह रहा मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है। ठीक है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अवधारणा में मैं बाइकों की मरम्मत किया करता था। तो वही देखो 47 नंबर में अगर थोड़ा सा दिमाग में जोर डालोगे आप 47 नंबर में, तो कथन से स्पष्ट है कि व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है कथन के अनुसार, तो वह मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है। ठीक है, तो हूँ तो ये गलत हो गया, हूँ वाला तो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। मैं बाइक की मरम्मत किया करता था, तो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे बाइक की मरम्मत करना पसंद है। समझ रहा मेरी बात को? तो ये जो अवधारणा है दूसरी वाली, व्यक्ति को बाइकों की मरम्मत करना पसंद है, वह बाइकों की मरम्मत किया करता था, तो केवल अवधारणा दूसरी अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रामानंद सागर की रामायण एवं टीवी श्रृंखला 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? 61 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? फटाफट से बताएंगे। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला जो कि 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा दीपिका चिखलिया। दीपिका चिखलिया करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 65 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? 62 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2012 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 63 नंबर है। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम में। तो आंसर आप लोग क्या करोगे? स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 64 नंबर में कह रहा है कि पवित्र शहर मक्का में स्थित है सऊदी अरब। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 65 नंबर है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो श्रीनगर कर लेंगे। यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 66 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किसके रामेश्वरम में DAP
एक सेकंड, हाँ, निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया? 66 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर आपके स्क्रीन पर है। स्पुतनिक प्रथम निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर बन जाता है सोवियत संघ के द्वारा स्थापित प्रक्षेपित किया गया था। अगले क्वेश्चन में आएंगे 68 नंबर में। यहाँ पर कह रहा है राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी उसका नाम क्या था? इसको बोलते हैं सोयूज T11, सोयूज T11 बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 69 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 69 नंबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, स्विट्जरलैंड में। अगला आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। CV रमन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? देखिए, इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। और इनका जो जन्म है वर्ष 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, ये भी सही है। इन्हें वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई, ये गलत है। 70 नंबर पे ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। चलिए तो क्लास कहीं पर फिनिश करते हैं। सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके मैं ज़रूर बताएं, और सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।